नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान और खेत खलिहान की बात करते हैं। इसी के साथ आपको जानकारी देते हैं कृषि के क्षेत्र में हो रहे तमाम नवाचारों की, और इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। मैं सबसे पहले परिचय आप कौन से करा देता हूँ। हमारे साथ प्रदीप मालवीय जी जुड़े हैं, आप ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक हैं, आत्मा परियोजना कृषि विभाग विदिशा से हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक। जैसा कि किसान भाइयों मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम प्राकृतिक खेती को लेकर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले यही बताइए कि आखिर प्राकृतिक खेती होती क्या है। प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम से ही विदित है, प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी भारी कृत्रिम उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक खेती जो होती है वो पूर्णतः रसायन से मुक्त खेती होती है। प्राकृतिक खेती में किसान अपने खेत पर ही प्राकृतिक उत्पाद बनाता है, जैसे जीवामृत हुआ, बीजामृत हुआ। अपनी एक देसी गाय गोबर गौमूत्र से ही इन उत्पादों को वो बनाता है। पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं, फसल कटने के बाद जो नरवाई होती है, धान की पुआल होती है, फसलों के कटने के बाद जो फसल अवशेष बचते, उन्हीं का प्रयोग वो अपनी खेती में करता है जी। समानता अगर देखें तो रासायनिक खेती में रसायन के उत्पाद का उपयोग होता है, जैसे कि कृत्रिम उत्पाद जो बाज़ारों में मिलते हैं, कीटनाशक होते हैं, उर्वरक होते हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है। समानता इन उत्पादों का उपयोग रासायनिक खेती में होता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में पूर्णतः प्राकृतिक उत्पादों का ही उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, जैसा कि किसान भाइयों हमने देखा कि प्राकृतिक खेती में किसान भाई जो हैं वो प्राकृतिक खेती की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन सर, अगर हम बात करें रासायनिक खेती की, तो रासायनिक खेती करने वाले कई ऐसे किसान आज के दौर में हमें देखने को मिलते हैं। वो अगर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आखिर उन्हें क्या करना होगा। प्राकृतिक खेती अगर किसान को अपनाना है तो सबसे पहले उसको किसान को एक देसी गाय उसको पालना होगी। मतलब उसको खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना होगा, ताकि पशुओं का उपयोग करके वो अपने उस जो भी उत्पाद प्राप्त होगा पशुओं से, उसका जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, इन सब उत्पादों को वो अपने खेत पर ही बनाए और उपयोग करे। प्राकृतिक खेती अगर किसान अपनाता है तो उसको सबसे पहले अपनी मिट्टी का सुधार करना होगा। मृदा का स्वास्थ्य अगर सुधरता है, उसके बाद ही वो प्राकृतिक खेती पर निर्भरता अपनी दिखाएगा। इसी को देखते हुए प्राकृतिक खेती में अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले प्राकृतिक खेती में जैविक कार्बन की मात्रा किसान को बढ़ाना होगी। अगर 1% से भी कम जैविक कार्बन है तो वो प्राकृतिक खेती करने में थोड़ा हिचकिचाएगा, क्योंकि उसकी मिट्टी की दक्षता अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो पूर्णतः प्राकृतिक खेती पर निर्भर हो सके। बिल्कुल, इसके अलावा जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा कि यदि आपको प्राकृतिक खेती करनी है तो आपको कुछ प्रयास करने होंगे, तब जाकर रासायनिक खेती से आप प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकेंगे। इसके अलावा आपने प्राकृतिक जीवामृत और इसकी बात करी है, तो जीवामृत बनाने की तकनीक की हम बात करें तो इसकी प्रक्रिया आप हमारे किसान भाइयों को समझाइए। बिल्कुल, जीवामृत बनाने के लिए किसान को सबसे पहले उसको अपने 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र और पेड़ के नीचे की मिट्टी और 50 ग्राम चूना उसको लेना है। 20 लीटर एक ड्रम में उसको पानी रखना है। इन सभी को मिश्रित करके एक घोल तैयार करना है। घोल को सुबह शाम दोनों टाइम हिलाना है। 48 घंटे तक इस घोल को रखना है। उसके बाद 48 घंटे के बाद इसको घोल को आप छान लीजिए। उसके बाद अपन जो भी अपना ये 100 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है, और जैसे बीज अपन ने एक ढेर बनाकर रख दिया, उसमें अपना इस बीजामृत का लेपन कर देंगे। लेपन करने के बाद हम देखेंगे कि इसको एक दिन अपन को 24 घंटे के लिए रखना है, और अगले दिन फसल बुआई के लिए अपन बीज का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि बीज जनित जो रोग होते हैं, मृदा जनित जो रोग होते हैं, उनसे अपन को
निदान मिल जाता है। बिल्कुल, मैं तो ये हमने जाना कि आखिर किस तरह से बीजामृत और जीवामृत का तरीका आपने बताया है, और इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, प्राकृतिक फसलों को खेती को लेकर कहा जाता है कि अक्सर फसलों की पैदावार उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो इस विषय में आपका क्या सोचना है? ये एक भ्रांति है जो कि किसानों के मन में है। किसानों को अगर प्राकृतिक खेती अपनाना है तो सबसे पहले उसको धैर्य बनाना होगा, क्योंकि मृदा का स्वास्थ्य रासायनिक खेती कर करके बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। लगातार रासायनिक खेती के प्रयास से किसानों की मृदा की जो क्षमता है वो बहुत घटती जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है, कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, जिससे कि मृदा का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है, जिससे पौधे का स्वास्थ्य भी सुधरता है, कई सारे रोग आते हैं। अत्यधिक मात्रा में किसान की लागत लगती है। इस लागत को कम करना है, मृदा के स्वास्थ्य को सुधारना है, पौधे के स्वास्थ्य को सुधारना है, जिससे बीज एक स्वस्थ रसायन मुक्त मिलेगा। और इसको अपनाने के लिए प्राकृतिक खेती को किसान को अपनाना है, जिससे कि मानव स्वास्थ्य भी अगर उसको उपयोग करता है तो मानव का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरेगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य की आपने बात करी, और यहाँ पर देखा जाता है कि आजकल हम बात करें तो कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियाँ लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, और ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है किसान भाइयों जिसका उपचार बड़ा मुश्किल होता है। ये भी देखने को मिलता है कि रसायन का ज़्यादा इस्तेमाल यदि फसलों में किया जाता है तो बड़ी ऐसी बीमारियाँ भी निकल कर सामने आती हैं। तो क्या अगर प्राकृतिक खेती किसान भाई अपनाते हैं तो ना सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए, जो आम जनता है उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है? बिल्कुल, प्राकृतिक खेती जो कि रसायन मुक्त खेती है, अगर हम रसायनों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं तो उसकी दक्षता से मिट्टी खराब हो रही है, मिट्टी से पौधे का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हम देखते हैं कि अगर हमने रसायन का उपयोग किया है तो कीट पतंग तो मरते ही हैं, साथ ही साथ उसका दुष्परिणाम बीजों पर भी आता है, और वही बीज हम अनाज के रूप में अपने जैसे गेहूं का उपयोग हम आटा बनाकर रोटी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, और हम वही रोटी खा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ प्रतिशत उसका हमारे शरीर के अंदर भी उस कीटनाशक का उपयोग जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि किसान कीटनाशक का अगर छिड़काव कर रहा है तो उसको मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ता है, उसकी कई किलोमीटर तक उसकी स्मेल तक भी जाती है, और अगर वो कपड़ा नहीं बांधता है तो बेहोश तक हो जाता है। मतलब कितना घातक कीटनाशक है ये। इसी को देखते हुए प्राकृतिक खेती किसान को अपनाना चाहिए, रसायन मुक्त खेती होती है, ताकि आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है, अभी हम नवजात शिशु की बात करें तो हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जो नवजात शिशु जन्म ले रहा है उनमें भी कम से कम 8 से 10% बच्चों के दिल में पैदाइशी छेद आ रहा है। मतलब इतनी घातक कीटनाशकों का उपयोग होने की वजह से आज इसके घातक परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। वर्तमान स्थिति में इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, और इसको देखते हुए ही प्राकृतिक खेती हर एक किसान को अपने घर 1 से 2 बीघा खेत में कम से कम छोटे स्तर से अगर हर किसान इसकी शुरुआत करता है तो इसके भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम होंगे। जैसे कि प्राकृतिक खेती कोई खेती केवल खेती ही नहीं, बल्कि अपनी मृदा का स्वास्थ्य, अपनी भविष्य और अपनी रक्षा को संदेशित करता है। तो किसान भाई, ये तो हमने बात करी प्राकृतिक खेती में तमाम जो अवयव हैं उन सभी की जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है, लेकिन इसके अलावा यदि हम बीमारियों की बात कर लें तो बीमारियों की बात करना प्राकृतिक खेती में बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रदीप जी, ये बताने की कोशिश करिए कि आखिर जो प्राकृतिक खेती में फसलों में बीमारियाँ लगती हैं, आखिर उन फसलों को बीमारियों से हम किस तरह से बचा सकते हैं? प्राकृतिक खेती में वैसे अगर किसान अपनाता तो उसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगेगा। अगर वो पूर्णतः तरीके से किसान प्राकृतिक खेती को अगर अपना रहा है तो उसमें किसी प्रकार की कोई रोग बीमारी उसमें नहीं लगेगी। अगर बाई चांस लगती भी है तो उसके लिए प्राकृतिक उत्पाद वो बनाएगा, जैसे नीमास्त्र हुआ, अग्निअस्त्र हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ, 10 अर्क हुआ। इन सभी उत्पादों को बनाकर, जैसे कि कीट रस चूसक कीट लगते हैं, अगर उसमें छोटी इल्लियाँ लगती हैं तो उसके लिए वो नीमास्त्र का उपयोग कर सकता है। अगर बड़े पैमाने पर फल छेदक इल्लियाँ लग रही है, उसके अंदर डंक लग रहे हैं, तो उसके लिए वो अग्निअस्त्र का उपयोग कर सकता है। इससे भी घातक बीमारी कोई सा रोग लग रहा है तो वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सकता है। बिल्कुल, हम ये भी समझना चाहेंगे किसान भाइयों को, अब इसकी विधि भी बताइए कि आखिर ये जो तमाम आपने हमें जानकारी दी है ब्रह्मास्त्र निमास्त्र की, तो अगर इसे घर पर ही हमें बनाना है तो क्या घर पर भी किसान भाई से बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको नीमास्त्र बनाने के लिए सबसे पहले किसान को 5 किलो नीम की पत्तियाँ लेना है, और 100 लीटर जल लेना है, 10 लीटर गोमूत्र लेना है, 2 किलो गोबर की मात्रा लेना है। इन सभी को वो मिक्सअप करेगा। उसके बाद एक ड्रम में ये घोल को मिक्सअप करने के बाद ये इसको 48 घंटे के लिए रखेगा। उसके बाद इसको छाया में रखना है। सबसे पहले ध्यानपूर्वक बात है कि इसको छाया में रखा जाता है, और इसको ढककर रखना है, और सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में इसको हिलाना है, ताकि उसमें कंटामिनेशन ना हो किसी प्रकार का। इसको ढककर रखना है। इसके बाद इसका उपयोग पूर्णतः स्प्रे के लिए किसान कर सकता है, जिससे रस चूसक इल्लियाँ पूर्णतः
मतलब अपने खेत छोड़कर चले जाएगी। उनकी मृत्यु भी नहीं होती है। जैसे कीटनाशक का उपयोग करने से एक कीट हत्या पाप का भी हमको दोष लग रहा है, उससे भी हमको निदान मिल जाएगा और इससे जीव हत्या भी नहीं होएगी और जो इल्लियाँ उसमें लग रही हैं, जो बीमारियाँ उसमें लग रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। चलिए, तो आपने निमास्त्र की बात करी, लेकिन जिस तरह से आपने ब्रह्मास्त्र की भी बात करी थी, और ब्रह्मास्त्र नाम से ही बड़ा स्पष्ट होता है कि एक बड़ा जो ये माना जा सकता है कि इसे एंटीबायोटिक कह सकते हैं अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो। अब ब्रह्मास्त्र को लेकर जानकारी दीजिए, इसे किस तरह से बनाया जा सकता है और कब तक इसे हम सहेज कर रख सकते हैं? ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए किसान को 10 लीटर गोमूत्र लेना है, 3 किलो नीम की पत्तियां लेना है। जो पशुएं पत्तियां नहीं खाते हैं, जैसे धतूरे की पत्ती हुई, करंज की पत्ती हुई, 2-2 किलो इन दोनों पत्तियों को लेना है। अनानास की पत्तियों को लेना है 2 किलो, उसके बाद पपीते की पत्तियां लेना है 2 किलो और सीताफल की 2 किलो पत्तियां लेना है। इन सभी पत्तियों के मिश्रण को 10 लीटर गोमूत्र में इसको उबालना है। उबालने के बाद 48 घंटे के लिए इसको हम ढककर रख देंगे। सुबह शाम इसको घड़ी की सुई की दिशा में हिलाएंगे। फिर इसको छानकर 2.5 लीटर इसका मिश्रण निकाल कर उसको 100 लीटर पानी में मिलाकर डाइल्यूट करके इसका छिड़काव मृदा पशु बिल्कुल कृषि के ऊपर किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर माना जा सकता है किसान भाइयों, जिस तरह से आपको जानकारी प्राकृतिक खेती को लेकर दी जा रही है, बहुत उपयोगी जानकारी है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त चला है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बीज को लेकर बात करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है और बीज की बात ना हो, ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बेमानी नजर आती हैं। तो फिलहाल छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बीज को लेकर हम बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहिए कृषि दर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। ब्रेक पर जाने से पहले बीज को लेकर हम बात करें तो और आपसे समझना चाहेंगे प्रदीप जी कि आखिर बीज का चयन हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती में किस तरह से करें? प्राकृतिक खेती में बीज का चुनाव करने के लिए देसी बीज का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाम से ही विदित है कि प्राकृतिक खेती में देसी बीज का उपयोग किया जाता है, परंपरागत बीज का उपयोग किया जाता है। इसमें संकर प्रजातियों का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि संकर प्रजातियां एक वर्ष में फलन देती हैं, उसके बाद फलन नहीं देती। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे फल जो खेती हमने करी है उसमें सबसे अच्छा पौधा कौन सा है, स्वस्थ पौधा कौन सा, उसमें रोग नहीं लगे और अच्छा भरा हुआ पौधा है, उसमें बीज की मात्रा ज़्यादा है, तो उन पौधों को हम एक टैगिंग कर देंगे। टैगिंग करने का मतलब उसमें कुछ धागा बांधो या एक अपनी निशानी छोड़ दो, ताकि उसी से प्राप्त जो बीज होगा उसको हम अगली बुवाई के लिए उपयोग करेंगे। तो इसी तरीके से प्राकृतिक खेती में परंपरागत बीज का चुनाव किया जाता है। परंपरागत बीज का चुनाव प्राकृतिक खेती में बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन किसान भाइयों इसे और थोड़ा विश्लेषण से हम समझेंगे कि आखिर परंपरागत बीज का चयन जब किसान भाई करते हैं तो उन्हें क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं? सबसे पहले किसान को परंपरागत बीज का चुनाव करने के लिए यही सावधानियां रखना है कि बाजार से किसी प्रकार का कोई बीज हमको नहीं खरीदना है। प्राकृतिक खेती का मतलब यही होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, मतलब अपने खेत पर ही बीज का उत्पादन करना है और अच्छे स्वस्थ रोग मुक्त बीज का हमको बीजारोपण के लिए अगली फसल के लिए उसका चुनाव करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने बताया था आपको कि टैगिंग कर दो। टैगिंग में जो फल अच्छे लगे हुए हैं, जिस पौधे में अनाज अच्छे लगे हुए हैं, उस अनाज का ही उपयोग हमको
करना है। जैसे टूटे फूटे जो बीज टूट गए हैं उनका उपयोग हमको बीज चुनाव के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन किसान भाई इसके साथ ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर प्राकृतिक खेती में अगर हम पानी की बचत की बात करें या सिंचाई की बात करें तो किसान भाई अपना पानी आखिर कैसे सिंचाई के ज़रिए प्राकृतिक खेती में बचा सकते हैं। प्रदीप जी ये बताइए कि क्या प्राकृतिक खेती में जब सिंचाई की जाती है तो पानी की भी बचत होती है? बिल्कुल होती है। जैसे कि प्राकृतिक खेती के 4 से 5 मूल सिद्धांत होते हैं। एक जीवामृत होता है, बीजामृत होता है, घनजीवामृत होता है और एक होता है आच्छादन, चौथा होता है वाष्पा। तो आच्छादन जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ उसमें किसान क्या करता है कि अपने खेत की जो नरवाई बची हुई है, अपने खेत में जो फसल अवशेष बचे हुए हैं, वो फसलों के बीच में जो जगह खाली वहाँ पर इसको रख देगा, जिससे कि खरपतवार भी नहीं उगेंगे और हमने जो पानी सिंचाई के लिए दिया है वो बहुत कम मात्रा में हमको देना पड़ेगा, क्योंकि मृदा में आच्छादन के रूप में मृदा में नमी बनाई रखी जाती है। बिल्कुल, लेकिन मृदा के स्वास्थ्य की अगर हम बात कर लें तो इससे पहले भी हमने जानकारी आपसे लेनी चाहिए थी। मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती में किसान भाई क्या कुछ कर सकते हैं? या नवाचार की हम बात करें तो कई ऐसे नवाचार जो हैं किसान जो भाइयों को साइंटिस्ट से दिए जा रहे हैं कि आखिर आप खेती प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं तो मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इस विषय में जानकारी दीजिए। बिल्कुल। अगर किसान को अपने मृदा का स्वास्थ्य सुधारना है तो सबसे पहले उसमें जैविक कार्बन की मात्रा हमको बढ़ाना होगी। हम जो फसल अवशेष नरवाई जो किसान जला देता है, ये जलाना नहीं है। किसान को अपने खेत में ही इसको किसी यंत्र के द्वारा, जैसे रोटावेटर हुआ, सुपर सीडर हुआ, एपी सीडर हुआ, इन यंत्रों के द्वारा किसान को अपने खेत की नरवाई को और फसल अवशेष को मिट्टी में ही मिलाना है, जिससे कि ये जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक खेती में एक उत्पाद होता है जीवामृत। जीवामृत क्या करता है? ये सूक्ष्म जीवों का भंडार है। देखा जाए तो जीवामृत बनाने की मैं विधि भी आपको बता देता हूँ। जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर का एक ड्रम लेंगे, 8-10 लीटर गोमूत्र, 8-10 किलो गोबर और उसमें बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या जंगलों से आप मिट्टी लाएंगे, उस मिट्टी को अपन 1-2 मुट्ठी उस मिट्टी को डाल देंगे। इसके बाद अच्छा इसको मिक्सअप करेंगे। फिर इसमें जो सूक्ष्म जीव पनपेंगे उसके लिए भी हमको उनको भोजन देना पड़ेगा, तो उसमें एक किसी भी प्रकार की दाल का आटा हम इसमें 1 किलो डाल देंगे, जिससे सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ेगी। उसमें कुछ मात्रा में हम 1 किलो के आसपास हम गुड़ की मात्रा डालेंगे ताकि सूक्ष्म जीव का मल्टीप्लिकेशन हो सके। तो इसमें हम देखेंगे जीवामृत में असंख्य संख्या में सूक्ष्म जीवों का भंडार हो जाएगा। इसको हम खेत में जब भी हम अपने खेत में सिंचाई करेंगे उसके साथ जीवामृत का हम अपने खेत में दे देंगे, जिससे सूक्ष्म जीवों की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाएगी, मिट्टी में भुरभुरापन बढ़ जाएगा और केंचुए की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि मिट्टी में भुरभुरापन आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि मिट्टी की जलधारण क्षमता भी बढ़ गई है और मिट्टी में अनगिनत छिद्र हो जाएंगे, रंध्रावकाश बढ़ जाएगा, पानी और हवा का जो संरचना है वो बिल्कुल बहुत सटीक बन जाएगी, जिससे पेड़ों की जड़ों का विकास जो होगा वो बहुत अच्छे से फैलेगा। अभी हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में रासायनिक खेती में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है। अत्यधिक पानी की मात्रा देने से भी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है उनको, मिट्टी में 2 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, एक वायुवी होते हैं और एक अवायुवी होते हैं, एक सहजीवी और असहजीवी। तो जो सहजीवी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनको अगर हम पूर्णतः पानी से भर देंगे खेत को तो उनको सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जिससे कि वो सूक्ष्मजीव फिर कुछ समय के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर हम कम मात्रा में पानी देंगे तो उनको पूर्णतः रंध्रावकाश मिलेगा, उनको सांस लेने के लिए जगह मिलेगी और वो अपनी सक्रियता को बहुत प्रभावशाली ढंग से अपने खेत में दिखा पाएंगे। तो किसान भाइयों, लगातार प्राकृतिक खेती को लेकर बातचीत यहाँ पर की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अब वक्त हो गया है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पशुपालन से ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएं, गेहूं पर 40 रुपए क्विंटल मिलेगा बोनस, कृषि विकास के लिए 27,000 करोड़ की मंजूरी, 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान और समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी उड़द। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर एक बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक ऐसा स्तंभ है जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन न केवल गांवों की आय बढ़ा रहा है बल्कि देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। श्री मोदी ने बताया कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और अंडों के उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं। इस क्षेत्र को और
आगे ले जाने के लिए हमें पशुओं की ब्रीडिंग, बीमारियों की रोकथाम और वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि पशुओं को खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और अब पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने गेहूं और उड़द खरीदी पर बोनस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल से किसानों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए के ऊपर राज्य सरकार इस वर्ष गेहूं खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी, जिससे गेहूं 2,625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकेगा। साथ ही उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि किसान उड़द लगाएं ताकि ठीक से उनको इस बोनस का लाभ मिले और अगली फसल की तैयारी भी हो जाए। किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली प्रदान करेंगे ताकि रात के समय बिजली से सिंचाई के कारण होने वाले संकटों से बचा जा सके। सोयाबीन की तरह सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया गया है, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य के बराबर सरसों के दाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई पहली कृषि कैबिनेट में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता से संबंधित 27,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। किसान कल्याण वर्ष में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट में किसानों और विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में लगे लोगों के लिए 25,678 करोड़ रुपए की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कृषि कैबिनेट में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2,068 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई। इन योजनाओं में स्वीकृत की गई राशि अगले 5 वर्षों में व्यय की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च से आरंभ होगा। अभियान के तहत गत वर्ष की कार्य योजनाओं में शामिल सभी अधूरे कार्यों को पूरा कराएं। अभियान में नए जल संरक्षण कार्यों के साथ साथ परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार भी कराएं। जल संरक्षण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान से हो रहे जल संरक्षण के कार्यों में जन भागीदारी सुनिश्चित करें। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसान कल्याण वर्ष में किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में विकास के लिए करीब 10,500 करोड़ रुपए की लागत की 5 किसान हितैषी योजनाओं को अगले 5 साल तक निरंतर रखने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 5 योजनाएं 31 मार्च 2031 तक जारी रहेंगी और इसका सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दलहन फसल, उड़द एवं तिलहन फसल, सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी दी जाएगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण और नई तकनीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल की 202वीं बैठक पंचानन भवन में आयोजित की गई। बैठक में कृषि और उद्यानिकी से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए किसानों के हित में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री कुशवाहा ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य शासन के कृषि और उद्यानिकी विभाग के लिए कार्य करने वाली एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसके माध्यम से किसानों के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में हमने प्राकृतिक खेती को लेकर बात करी। प्रदीप मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को लेकर जानकारी दी है कि आखिर किस तरह से आप पानी की बचत कर सकते हैं, अपनी फसल की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बीमारियों की हम बात करें तो फसलों को बीमारियों से भी बचा सकते हैं। आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी और वक्त साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।